कुछ देर तक जिया और आभा को देखकर आभा की सांस खुद ही उठकर अंदर चली गई। तभी जिया कहती है, जब आंटी घर पर थी और उन्हें मुझसे प्रॉब्लम थी तो तुझे मुझे यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। आभा कहती है, मैं खुद भी नहीं चाहती थी कि तुम दोनों का आमना सामना हो, और वो आज अचानक ही आ गई। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो 1 हफ्ते बाद घर वापस आएंगी। दूसरी तरफ पूरा होटल छान मारने के बाद और हर एक दरवाजे पर कान लगाने के बाद भी रोशनी को पता नहीं चला कि अगस्त कौन से कमरे में है। तब वो हताश निराश होकर रिसेप्शन पर आई और उसने रिसेप्शन पर खड़े लड़के की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। पर तभी मेल रिसेप्शनिस्ट कहता है, बताइए मैडम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? रोशनी शर्माते हुए कहती है, मदद तो आप मेरी बहुत कर सकते हैं, पर आप क्या करना चाहते हैं? रोशनी की इस तरह की बातें सुनकर रिसेप्शनिस्ट को अजीब लगने लगा और उसने कहा, मैडम जो भी कहना है साफ साफ कहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इससे पहले कि रोशनी कुछ कहती तभी पीछे से आवाज आती है, टेंशन मत लीजिए, ये जो भी बातें करती हैं किसी को समझ में नहीं आती। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि माया की थी और माया को वहां देखकर रोशनी हैरान हो गई। माया को देखते ही रोशनी ने खुद को संभालते हुए माया की तरफ अपना कदम बढ़ाया और कहा, कुछ लोगों को चलती ट्रेन में चढ़ने की आदत ही हो जाती है ना? माया कहती है, कम से कम चलती ट्रेन किसी के बाप की तो नहीं होती, पर कुछ लोग तो बिना बुलाए घर में दाखिल हो जाते हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए। खैर कोई बात नहीं। वैसे भी जैसे तुम उस रिसेप्शनिस्ट के साथ बात कर रही थी, साफ पता चल रहा था उससे कि तुम उससे जरूर कुछ ना कुछ चाहती हो। इतना कहते ही माया ने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा और कहा, हर सुंदर चीज अच्छी हो ऐसा जरूरी नहीं, इसलिए बच के रहना, वरना होटल की इंफॉर्मेशन लीक करने के लिए तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे और ये सुंदर मोहतरमा अपना काम निकाल कर निकल जाएंगी। अपनी बात खत्म करते ही एक बार माया ने रोशनी की तरफ देखा और फिर अपने कमरे की तरफ चली गई। रोशनी माया के जाते ही रिसेप्शनिस्ट की तरफ मुड़ी और उसने देखा कि रिसेप्शनिस्ट उसे नजरअंदाज कर रहा था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। इससे रोशनी समझ गई कि अब उसे वहां से कोई हेल्प नहीं मिल सकती। कुछ समझ नहीं आ रहा था रोशनी को कि आखिर माया यहाँ कैसे आ गई, क्योंकि फाइनल रिक्रूटमेंट अभिलाषा के हाथ से हुई थी और अभिलाषा ऐसा कैसे कर सकती थी। ये सोचते हुए रोशनी को अभिलाषा पर गुस्सा आने लगा और वो सीधा अपने कमरे में चली गई। तभी उसने फोन उठाया और अभिलाषा का नंबर डायल किया। उस वक्त अभिलाषा अपने कैबिन में बैठे अपने पैरों पर नेल पेंट लगा रही थी। अचानक से रोशनी का नंबर अपने फोन की स्क्रीन पर देखकर अभिलाषा ने नेल पेंट की बोतल को साइड किया और फोन उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, उम्मीद है तुम मुझे मिस नहीं कर रही होगी। रोशनी कहती है, सही कहा तुमने, मैं तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं कर रही। तुमने अपने सारे प्यारे लोगों को यहाँ भेजा तो है, अब इसके बाद तुम्हारी क्या ही जरूरत हो सकती है। अभिलाषा कहती है, तुम इस तरह अजीब तरह से क्यों बात कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? अगर कुछ हुआ है तो खुलकर बताओ। रोशनी दांत पीसते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करके एक लंबी सांस लेती है और फिर अभिलाषा से कहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे एक्स पति को जिया से दूर ले जाने की कोशिश करूं और दूसरी तरफ तुमने जिया की बेस्ट फ्रेंड माया को इस बिजनेस ट्रिप में भेज दिया। तुम्हें क्या लगता है माया यहाँ आकर क्या कर रही होगी? अभिलाषा कहती है, तुम्हें ऑफिस ज्वाइन किए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है रोशनी। इसके बाद अगर मैंने तुम्हें वहां भेजा है तो तुम्हें समझना चाहिए कि मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया है। इस चीज को कवर करने के लिए मुझे किसी न किसी की तो जरूरत पड़ती ही, इसलिए मैंने माया को भेज दिया ताकि आगे चलकर कोई मुझ पर या मेरे डिसीजन पर सवाल ना उठाए। रोशनी कहती है, तो तुम्हें माया के अलावा पूरे ऑफिस में और कोई नहीं मिली? मेरे बाद भी कुछ रिक्रूटमेंट्स हुई थी ना, उनको भी तो तुम भेज सकती थी ना। तभी अभिलाषा कहती है, भले ही मैं अगस्त की जिंदगी से जिया को बाहर निकालना चाहती हूँ, लेकिन कंपनी का फायदा और नुकसान देखना भी जरूरी है।
अगर मैं सारे नए लोगों को वहां भेज दूंगी तो कोई काम नहीं हो पाएगा। वो सब लोग तुम्हारी तरह अगस्त पर नजर गड़ाए बैठे रहेंगे। तुम खुद सोच लो, जब से तुम वहां गई हो तुम्हें एक बार भी समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम चल रही है? ये सुनते ही एक पल के लिए रोशनी चुप हो गई और फिर सोच समझकर उसने अभिलाषा से पूछा, प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? तुम्हें क्या पता है, मुझे बताओ। अभिलाषा कहती है, आज कोई काम नहीं हो पाया। सारे के सारे एम्प्लॉय साइट पर जाकर सीधा वापस आ गए हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों को अगस्त साइट घुमाने के लिए लेकर गया था? रोशनी कहती है, देखो अभिलाषा, बातें घुमाने से कुछ नहीं होगा। कब से मैं यही जानने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने यहाँ मौजूद सभी लोगों से दोस्ती करके इस बारे में जानने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। उसके बाद मैंने रिसेप्शनिस्ट से अगस्त के कमरे के बारे में पता लगाने की कोशिश की। वही माया आ गई और उसने मेरा पूरा काम खराब कर दिया। अभिलाषा कहती है, तुम मुझे डायरेक्ट फोन करके पूछ लेती, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, तुम्हें बता दूं, इस वक्त अगस्त बहुत परेशान होगा क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार गलती की है। वो कभी गलत कागजात पर साइन नहीं करता, लेकिन पता नहीं कैसे इस बार उसे भी समझ नहीं आया कि उसे क्या हो गया है। जब वो साइट पर पहुंचा तो उसने देखा कि पूरी की पूरी जमीन इल्लीगल है और पहाड़ों में इल्लीगल जमीन पर कंस्ट्रक्शन करना इतना आसान नहीं होता। अगर वो पॉलिटिकल सपोर्ट लेकर इस मामले को रफा दफा भी करने की कोशिश करे तब भी उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी, और जितना मुझे पता है अगस्त पूरी रस्तोगी एंटरप्राइजेस भी बेच दे तब भी वो रकम नहीं जुटा पाएगा। रोशनी कहती है, कैसी बात कर रही हो? अगस्त रस्तोगी दुनिया के अमीर आदमियों में जाना जाता है, क्या उसके पास पॉलिटिशियन को खिलाने भर का भी पैसा नहीं है? अभिलाषा कहती है, बिजनेस ऐसे नहीं चलता रोशनी। अगस्त के पास कितना पैसा ये एक अलग बात है, लेकिन उसके पास लिक्विड मनी कितना है ये दूसरी बात है। रोशनी कहती है, देखो तुम कितना भी मुझे समझाने की कोशिश करो, मुझे ये गणित समझ नहीं आने वाली। मुझे बस इतना बताओ कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे अगस्त अपने कमरे और अपने दिल का दरवाजा मेरे लिए खोल दे। अभिलाषा कहती है, आखिरकार तुमने ठीक बात की। मैंने दादाजी को आज सुबह ही फोन लगाया था। वो इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मामला सुलझ जाएगा मैं वैसे ही तुम्हें इन्फॉर्म करूंगी, और तुम जाकर अगस्त को मेरा भेजा हुआ पेपर दिखा देना। उसे लगेगा कि उसका काम तुमने किया है। शायद ये एक तरीका हो सकता है जिससे वो तुम्हें अपने करीब आने दे। रोशनी कहती है, इतना सब कुछ करने के बाद ही अगस्त मुझे अपने करीब आने देगा? अभिलाषा हंसते हुए रोशनी की बात का जवाब देती है, तो तुम्हें क्या लगता है अगस्त रस्तोगी को पाना इतना आसान है? अगर इतना आसान होता तो आज मुझे इतने पापड़ नहीं बेलने पड़ते। अब मैं जैसा कहती हूँ वैसा करती जाओ। अपनी बात खत्म करते ही अभिलाषा ने फोन डिस्कनेक्ट किया और रोशनी गुस्से में आग बबूला होकर बिस्तर पर बैठते हुए मन ही मन बड़बड़ाने लगी। आज तक मैंने अपने बाप की बात नहीं सुनी, अभी ये मुझे बताएगी कि मुझे किस तरह क्या करना है। क्या दिन आ गए हैं। मेरे बाप ने इतना बड़ा ड्रामा नहीं किया होता ना तो शायद ये सब नहीं झेलना पड़ता। कोई बात नहीं, जरूरत पड़ने पर तो गधे को भी बाप कहना पड़ता है। दूसरी तरफ अभिलाषा फोन की स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहती है, ये शहर ही ऐसा है, दिल्ली में जिसको जितनी छूट दे दो उतना ही सर चढ़कर नाचने लगता है। इसे क्या लगता था मैं अगस्त को इसके भरोसे छोड़ दूंगी और ये उसके साथ मजे करेगी? जब मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं रही तो किसी और की कैसे हो सकती है? तड़का तो हर किसी की जिंदगी में जरूरी है। मुझे तो उस पल का इंतजार है जब अगस्त और रोशनी एक दूसरे के करीब आएंगे और माया फोटो क्लिक करके जिया को भेजेगी। उस वक्त सचमुच जिया की शक्ल देखने लायक होगी। भगवान करे कि वो नजारा मैं भी देख सकूं। यहाँ एक तरफ अभिलाषा अपनी साजिश कर रही थी तो दूसरी तरफ जिया चुपचाप आभा के घर पर बैठी चार दीवारी को देख रही थी। तभी आभा अंदर से खाली प्लेट लेकर बाहर आती है और जिया से कहती है, मुझे माफ कर दे जिया, मैं तुझे टाइम नहीं दे पा रही हूँ। मैंने बताया था ना ये सब अचानक हो गया, नहीं तो मैं तुझे कभी नहीं बुलाती। जिया के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो चुपचाप बैठी रही और अपना फोन देखती रही। दिन के 3 बज गए थे। तभी आभा की सास आराम से अपने कमरे में सो रही थी और आभा खाने की 2 प्लेट्स लेकर जिया के पास आती है
और एक प्लेट जिया की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, 2 घंटे का समय है हमारे पास। जब तक मेरी सास सो रही है तब तक हम जी भरकर बात कर सकते हैं। जिया कहती है, चलो फाइनली तुम्हें इतना तो टाइम मिला, पहले खाना खा लो फिर बातें करेंगे। दोनों ने खाना खाया और फिर आभा 2 ग्लास आमरस लेकर आई। उसने एक ग्लास जिया की तरफ बढ़ाया और दूसरा खुद लेकर सोफे पर बैठ गई। तभी जिया मुस्कुराते हुए कहती है, चलो अच्छा हुआ, बात करने से पहले कुछ मीठा हो जाए। आभा कहती है, हाँ कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। याद है तुझे संडे के दिन हम ऐसे ही पूरा दिन गुजार लेते थे। वैसे वो कमरा जहाँ हम कॉलेज के टाइम पर रहते थे, हमने उसे ऐसे सजाया था जैसे हम पूरी जिंदगी वहां बिताने वाले हैं। जिया आभा की बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, हाँ सोचा तो यही था, लेकिन सब कुछ अचानक हो गया। तेरी शादी अचानक तय हो गई और मुझे तो पता ही नहीं चला कि तेरे जाने के बाद जब मैंने उस कमरे से सामान निकाला तब एक एक चीज मुझे हम दोनों की याद दिला रही थी। जैसे वो दरवाजे पर लगा हुआ मिरर जिस पर अपना चेहरा देखने के लिए हम लोग हर रोज निकलते थे। भले ही हम ज्यादा साथ में नहीं रहे आभा, लेकिन ऐसा लगने लगा था जैसे हम एक ही घर में पैदा हुए हों। आभा कहती है, काश ऐसा हुआ होता। खैर वो सब छोड़, ये बता तुझे मुझसे क्या बात करनी थी। जिया कहती है, तुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर याद है। आभा कहती है, हाँ कॉलेज का पहला साल किसे याद नहीं होगा। तब तो ऐसा लग रहा था जैसे नई नई आज़ादी मिली हो, और लगती भी क्यों नहीं। हमने फिल्मों में यही देखा था ना कि स्कूल पास करते ही जब कॉलेज जाते हैं तब सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। बस जिंदगी में हम मजे चाहते हैं और हम भी मजे करने चले गए कॉलेज। वहां जाकर पता चला कॉलेज में मजे के साथ पढ़ाई भी करनी होती है और पेपर भी, और फिर सप्लीमेंट्री भी आती है। वैसे अचानक तुझे फर्स्ट ईयर की क्यों याद आई। जिया कहती है, दरअसल मुझे वासु का फोन आया था। हम दोनों को कॉलेज से एक इनविटेशन आया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स के साथ कैंप में जाएं और अपनी एक्सपीरियंस से उन्हें जिंदगी जीना सिखाएं। ये सुनते ही आभा हंसने लगी। एक घूंट आमरस पीने के बाद आभा ने कहा, चलो किसी को तो पढ़ाई के बाद सम्मान मिल रहा है। जिया कहती है, सम्मान तो मिल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सम्मान के पीछे किसी की साजिश छिपी हुई है। आभा फिर से हंसने लगी और उसने कहा, जिया तेरे शब्दों को क्या हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई टीवी सीरियल देख रही हूँ। सीरियसली कौन करेगा साजिश। क्या जिया अगस्त से बात कर पाएगी? क्या जिया इनविटेशन एक्सेप्ट करेगी? क्या अभिलाषा रोशनी के खिलाफ भी कोई चाल चलेगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।